बजट को उन्होंने तैयार किया है, आम आदमी के लिए क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या है। हमारे साथ हरिनाम जी जुड़े हुए हैं। हरिनाम जी, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको हम तस्वीरों में देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये बजट समझाया जा रहा है, अभी कुछ देर में देश के सामने भी होगा। ये जो हमारे देश में बजट की ये जो पूरी परंपराएं हैं, जिस तरीके का पूरा एक सिस्टम चलता है, उम्मीद होती है, वैसे तो हर दिन हमारी जेब भरती भी है, खाली भी होती है, लेकिन आज का दिन जब खास हो जाता है और खास तौर से आप जैसे अर्थशास्त्री जब इसको देखते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, पहले जो बजट होता था वो पूरा रिपोर्ट कार्ड होता था, पूरे वर्ष भर का आय व्यय का होता था। अब जो बजट है वो प्रायोरिटी सेक्टर भी दिखाता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, किस सेक्टर पे कितना अलॉटमेंट करने चाह रही है गवर्नमेंट, और उस सेक्टर पे स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे ग्रामीण का विकास का मामला है, एग्रीकल्चर का मामला है, स्टार्टअप का है, इनोवेशन का है, डिजिटल इकोनॉमी का है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जो रोड मैप तैयार करने वाले हैं, जो विकसित भारत की बात हो रही है, तो अब इस बजट में क्या चीजें किस प्रायोरिटी सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है ये भी निकल करके आने वाला है। तो जब ऐसे ही बजट की प्रायोरिटी दिखाएगी तो उस सेक्टर स्पेसिफिक, यानी उससे रोजगार कितना सृजन हो रहा है, यूथ पे कितना फोकस है, तो इन सब चीजों को लेकर के भी बजट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। और मध्यम और लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बजट क्या दे रहा है, इस पे हम लोग ध्यान दिए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से सरकार ने अलग अलग योजनाओं में खास तौर से भारत निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश किया या बड़ा उसके लिए बजट का हिस्सा रखा, सड़क हो या रेलवे लाइन हो या फिर हमारा डिफेंस का सेक्टर हो, लगभग पूंजीगत 75% व्यय इसी दिशा में हमें जाता हुआ दिखा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अभी भी उसी दिशा में फोकस करेगी या उसका फोकस कुछ बदलेगा भी? अभी तो जो नई स्कीम्स हैं, देखिए हम एजुकेशन सेक्टर में हैं और एनईपी इंप्लीमेंट करने के लिए क्योंकि कोठारी आयोग से ही बात हो रही है कि एजुकेशन सेक्टर में बजट का जो परसेंटेज है वो बढ़े, बट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाहिए एजुकेशन सेक्टर में एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो अभी पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक सेक्टर का है, एमएसएमई का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, सभी सेक्टर की प्रायोरिटी गवर्नमेंट की क्या है, इसके आधार पर यह बजट हमें लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जैसे ही बजट प्रस्तुत होगा तब हमको ध्यान में आएगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, किस सेक्टर को वो आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, मैं आता हूं हरिनाम जी आपके पास और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को एक प्रति सौंप दी है केंद्रीय बजट की, और अब जब वो राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी तो उसके बाद वो सीधे कैबिनेट की बैठक में जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में इस केंद्रीय बजट को मुहर लगेगी और उसके बाद ये सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। देश के सामने होगा हमारा अगला 2026-27 का बजट, केंद्रीय बजट, जिसका इंतजार लगातार पूरा देश कर रहा है कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। हरनाम जी, ये एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन से हमारा जो समझौता हुआ है, खास तौर से जब टैरिफ पे टैरिफ की मार अमेरिका की तरफ से लगातार दुनिया भर में चल रही है, भारत भी उससे अछूता नहीं है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो यूरोपीय देशों से भारत ने एक बाजार तलाशने की कोशिश की अपना माल बेचने के लिए भी, उनका माल लेने के लिए भी, वो चीजें फ्रूटफुल होंगी, कुछ उसके नतीजे ज्यादा बेहतर होंगे? जी, ये जो यूरोपीय देशों से जो अभी डील साइन हुआ है उसको कह रहे हैं मदर्स ऑफ ऑल डील। अब यह इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिका इस समय बहुत ही परेशान है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है। यदि हम मैक्रो लेवल की इकोनॉमी की बात करें तो उस एस्पेक्ट में देखेंगे तो अमेरिका कुछ ज्यादा परेशान है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला हो या किसी भी देश के ऊपर किसी राष्ट्रपति को उठा लेना या उसके संसाधनों पर कब्जा करना, तो ये ऐसा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो डॉलर का मामला हो या अमेरिका का मामला हो, यह जो भारत ने जो रोड मैप बनाया है उसी रोड मैप पे यह बजट एक इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई पे जो फोकस करने की बात हो रही है। तो अब वो बजट जब पेश होगा
तो उसमें कैसे इस बजट का एलोकेशन किस आधार पे किया गया है, तो हम लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। इसलिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भी भारत अपना स्ट्रांग पोजीशन बनाए, वो उसका एक रोड मैप ये बजट से हम लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले नोबेल शांति पुरस्कार चाहते थे और जब शांति नहीं मिली तो अब दुनिया भर में कैसे अशांति फैल सकती है उसका पूरा इंतजाम करके बैठे हुए हैं और लगातार उस रणनीति पर आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत की योजना कुछ और है। भारत विश्वगुरु बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो जब विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो अगर गुरु यहाँ है तो अमेरिका के गुरु घंटाल को ये पता होना चाहिए कि मोदी से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। तो गुरु और गुरु घंटाल के बीच की ये लड़ाई, और उसमें पूरा यूरोप, जिस तरीके से मंदिर जाने के बाद घंटा शंखनाद होता है वही चीज़ वहाँ पर हो रही है। अब यूरोप के देशों को भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप निहार रहे हैं, उन पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। उसमें क्या पता कि सारा यूरोप अगर इकट्ठा होकर के अमेरिका के ऊपर चढ़ बैठा तो अमेरिका कहाँ जाएगा। तो वैश्विक इकोनॉमी में या वैश्विक दौर में आप उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं। यानी अपने देश में कहावत कही गई है कि चादर उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी हो। साथ साथ हमारे चारवाकी भी कह के गए हैं कि कर्ज लेकर के घी मत पियो या कर्ज लेकर के घी पियो। कुछ लोगों एक पूरा सिद्धांत ये है, और दूसरे ये कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पीना ठीक बात नहीं है। हरनाम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुरु और गुरु घंटाल दोनों की बातें मैंने रख दी हैं। बड़ी चीज जो समझने की है वो ये कि हम अभी कौन से वाले सिद्धांत पर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का प्रोडक्ट है। एक दार्शनिक है जो कह के गया है कि कर्ज लेकर के घी पियो, खूब पियो। दूसरा कहता है कि कर्ज लेकर के घी मत पियो, कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो अभी हमें कितना लेना है नहीं लेना है? देखिए आनंद त्रिवेदी जी, आपने जो विश्व गुरु की बात कही है, जब अमेरिका विश्व गुरु होगा या उसके तरफ वो मेक अमेरिका ग्रेट की जो बात कर रहा है, तो उससे बहुत सारे सशंकित देश हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का मतलब हम लोगों के लिए बड़ा भाई की तरफ है। हम विश्व मंगल की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सबके मंगल की बात करते हैं। यदि भारत आगे बढ़ता है तो ये विश्व के सुख शांति समृद्धि की गारंटी वाला भारत है। आप कोविड काल में देखिए, जब वैक्सीन बना तो हमने पूरे विश्व को दिया। यानी हमारी जो सोच है, भारत की सोच में भारतीय संस्कृति की सोच ही अलग है। पश्चिमी जो सोच है, वेस्टर्नाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो पश्चिमी सोच तो पूरे विश्व को बाजार मानती है। वो कहती है कि विश्व एक बाजार है जहां प्रत्येक व्यक्ति खरीदार है, जिसके जेब में पैसे की भरमार है उसी का दारोमदार है, बाकी सब बेकार है। जबकि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जो भारतीय थॉट है, वो विश्व को बाजार नहीं, वो विश्व को कहता है विश्व एक परिवार है जहां प्रत्येक को जीने का अधिकार है, त्याग पूर्वक भोग हमारा अधिकार है, इसी में सबके सुख का सार है। तो जब भारत विश्व गुरु की जो बात कर रहे हैं आगे बढ़ेगा तो विश्व की सुख शांति समृद्धि की गारंटी की बात है, वो सबके कल्याण की बात करता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब भारत बढ़ेगा तो जितने भी ऐसे देश हैं जो बड़ी आशा से भारत की तरफ देखते हैं, तो उनके लिए भी आपने देख रहे हैं अमेरिका किसी भी तरह से वो पूरे विश्व को लग रहा है कि जैसे एक युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। तो भारत का जो विश्व गुरु है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। हम सबके सुख शांति की बात करते हैं। ठीक है आनंद जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, और यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। और अब बात उस कुटुंब की जिसको हमें बसाने के लिए, उसको सहेजने के लिए घर की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले अपना घर देखना होता है, और वो घर कैसा हो, किस तरीके का हो। इसके साथ साथ जो हमारे देश का इस समय भारत निर्माण का पूरा काम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ इस समय अंजनी पांडे जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इसके बाद अब ओमैक्स लिमिटेड में बिजनेस हेड हैं। अंजनी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। नमस्कार शेखर जी, बहुत धन्यवाद।
क्या उम्मीद कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर? क्योंकि अंजनी जी का एक और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसमें यह बड़ा मुश्किल होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी उस जगह को छोड़ करके और भारत निर्माण के क्षेत्र में देश जब आगे बढ़ रहा हो उसमें अपने हिस्से को ढूंढने के लिए चला आए और आगे बढ़ जाए। तो अंजनी जी, आपने सरकार के साथ में भी काम किया है, सरकार के लिए भी काम किया है, और अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां जो कुछ खेती के अलावा हो रहा है वो सब आपका है। पूरा भारत निर्माण आपके जद में आता है। तो कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से काफी अपेक्षाएं हैं, जैसे सेक्टर की ग्रोथ को लेकर, अफोर्डेबिलिटी को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्रित होना चाहिए। जैसे कि इसमें स्टेटस, जो इंडस्ट्री स्टेटस है वो रियल एस्टेट को मिलना चाहिए, जिससे सस्ते क्रेडिट हो और जीडीपी में योगदान हमारा बढ़े। अफोर्डेबल हाउसिंग आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इंटरेस्ट रेट हमें कम करना चाहिए, ऐसे मुझे उम्मीद है। जो कि एक और जो बात है, आयकर में जो होम लोन डिडक्शन मिलता है जो 2 लाख है, मुझे लगता है उसको करीब 4 से 6 लाख के बीच में अगर जाए तो खरीदारों का कैश फ्लो अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो सिस्टमेटिक या प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है टियर 1 शहरों के लिए वो 45 लाख से मुझे लगता है बढ़ा के 75 लाख तक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट भी इससे स्ट्रांग होने चाहिए। और ये डिमांड, एक सेक्टर की डिमांड ये भी है कि जो भी यूटिलिटीज हो वो सस्टेनेबल हो, जिससे कि हमारा योगदान पूरे ओवरऑल जीडीपी में बढ़े। ये उपाय अगर किए जाए तो मुझे लगता है कि 2047 का जो लक्ष्य है उसमें हमारे रियल एस्टेट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बिल्कुल अंजनी जी, और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितना सरकार अपनी तरफ से करती है उसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी खासतौर से पीपीपी मॉडल पर आगे आती हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रेल हो, सड़क हो, एयरपोर्ट्स हो, बस अड्डे हों, इन जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि सरकार पीपीपी मॉडल पर लगातार काम कर रही है। अयोध्या में आप भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम इसको समझें कि आने वाले समय की यही एक महत्वपूर्ण कड़ी है जहां से देश का अगला पड़ाव या अगला जो लक्ष्य है वो तय होगा? शेखर, देखिए, जब इतना बड़ा लक्ष्य लेकर हम चलते हैं देश में तो जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा। सरकार का क्या काम पॉलिसीज बनाना है, तो जो सरकार की बेस्ट पॉलिसीज बनती हैं और उसको प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपर्टीज है, जैसे रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज, स्किल्स गवर्नमेंट की राइट डायरेक्शन की पॉलिसीज अगर अलाइन कर जाएं तो हम वंडर्स कर सकते हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो पीपीपी मॉडल की बात चली है, इसका पर्पज यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां जहां गवर्नमेंट सेक्टर को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्टीज को, उनके स्किल को जोड़ना चाहिए, उसको जोड़कर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहां तक पीपीपी मॉडल की बात है, ओमैक्स लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसमें हम लोग बस पोर्ट्स को, जैसे जो बस अड्डे हैं उनको हम लोग एयरपोर्ट्स की तर्ज पे डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो सस्टेनेबल होगा, स्मार्ट होगा, रिजिलियंट होगा, और पब्लिक की जो डिमांड है, जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि जो यूटिलिटीज मिले हमें वो बेस्ट क्वालिटी की मिले, उसमें हमारा योगदान इस तरीके से हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो ऑलवेज इट विल बी इंपॉर्टेंट, और हमारा जो एक्सपर्टीज है, जो हमारा स्किल है, जो हम अपने को अपग्रेड करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छी डिलीवरी दे पाते हैं। इसीलिए सरकार को भी ये रियलाइज हुआ है कि हम पीपीपी मॉडल में माध्यम से जहां जहां सरकार के पास कोई कमी रह जाती है तो उनके एक्सपर्टीज में हम भी अपना सहयोग कर सकें। इस तरीके से हम लोग पब्लिक को, जनता को, अपने शहरों को डेवलपमेंट में एक सस्टेनेबल सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अंजनी जी, मैं आता हूं आपके पास, और ये जो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की प्रति सौंपी है और उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाया है। ये हमारे यहाँ शगुन होता है, और
अब दही चीनी खाने के बाद वित्त मंत्री का काफिला बढ़ चला है संसद की ओर और संसद भवन में ही कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर वित्त मंत्री इस पूरे बजट को कैबिनेट से मंजूर कराएंगी और उसके बाद इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज, जब वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण देश का अगला बजट देश के सामने रखेंगे। वित्त राज्य मंत्री इस समय पंकज चौधरी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दोनों लोग इस टैबलेट को लेकर के फोटो सेशन और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और फिर सदन के पटल पर संसद में यह बजट पेश कर दिया जाएगा। अंजनी जी, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात में सरकार ये चाहती है कि आम लोगों को फैसिलिटेशन हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो हमारी खेती योग्य जमीन कम होती है। यह संतुलन कैसे बनेगा? क्या इस दिशा में भी जो निजी क्षेत्र है सरकार के साथ साथ सोच रहा है? आपने एकदम सही सवाल किया शेखर जी। जैसे आबादी बढ़ रही है तो हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो संतुलन स्थापित करने के लिए मुझे लगता है जो कृषि भूमि के कन्वर्जन होते हैं उसके हमारे रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और उसकी कॉस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इलीगल और अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट पे रोक लगेगी। अगर रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट रहेंगे और उसको फॉलोइंग अच्छे से की जाएगी तो जो केवल सीरियस और बड़े प्लेयर हैं वही इस फील्ड में काम कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, क्योंकि हमको कृषि योग्य भूमि बचा के चलनी है, हमको उतना ही ग्रीनरी भी मेंटेन करनी है, तो हमको वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जैसे अभी आपको पता जानकारी भी होगी कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही में अपने आवास विकास की नई नीति लागू की है, जिसमें FAR अनलिमिटेड कर दिए गए हैं। तो हम लोग के पास वर्टिकल डेवलपमेंट में जाने के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है। हाई राइज पे हमको आगे बढ़ना होगा, जिससे हम कम जगहों पे ज्यादा जनता को समाहित कर सकें। और जैसे कुछ नियम ये भी है कि जैसे कृषि योग्य जो खरीदने की भूमि है वो सिर्फ किसान ही खरीद सके, रेगुलेशंस काफी टफ हो जाने चाहिए, ठीक है ना। लैंड ओनर्स को कुछ बेनिफिट हो जो होते हैं लैंड बेचने पे, उसको लिमिटेड करना चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्लानिंग की ओर हमको वर्कआउट करना चाहिए। लैंड यूज जो चेंजेस होते हैं उसको हमको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये देखना पड़ेगा कि जो फर्टाइल लैंड है वो उसके नॉर्म्स अलग हों, अनफर्टाइल लैंड के नॉर्म्स अलग हों। अगर कृषि की भूमि कोई अनुपयोगी है तो उसके लिए हम इजीली वहां पर कंस्ट्रक्शन या निर्माण कर सके। जहां लगता है कि बहुत उपयोगी भूमि है तो उसके कुछ रूल्स हमें अलग करने चाहिए। इस तरीके से रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा मेंटेन रहेगा और अर्बनाइजेशन को हम एक दिशा अच्छे से दे सकते हैं। तो ये जो फाइन ट्यून बैलेंस है एग्रीकल्चर को बचा के चलने का और अर्बन डेवलपमेंट को ले चलने का, ये एक फाइन ट्यून बैलेंस है जिसपे हमको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे जो डेवलपमेंट हो सिस्टमैटिक हो, अफोर्ड और सस्टेनेबल हो और रिजिलियंट भी हो। बिल्कुल अंजनी जी, मैं आता हूं आपके पास। और जो बात अभी अंजनी जी ने कही है बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी योजनाएं मिल रही हैं जिसमें वर्टिकल डेवलपमेंट होगा, यानी जो हाई राइज हैं उसको ज्यादा मौका मिलेगा और उस लिहाज से खेती योग्य भूमि भी हमारे पास बच पाएगी। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि जब एक हाई राइज बनती है तो एक ही बिल्डिंग में सैकड़ों हजारों परिवार आ जाते हैं, एक सोसाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारी रोड्स हैं उनको भी चौड़ा करने का काम करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि दूरगामी सोच का एक जो झलक है हमें दिखती है कि जो हमारा शहीद पथ है, लखनऊ वाले खासतौर से इस बात को समझेंगे, वहां पर एक 4 लेन एक्सप्रेसवे उसके ऊपर से उन्होंने और सैंक्शन कर दिया। यानी अब जो हमारा इमामऊ और लगा हुआ सुल्तानपुर, ये पूरा इलाका है जहां नई लखनऊ की टाउनशिप डेवलप हुई है, हो रही है, वहां पर जब आबादी बढ़ेगी, वर्टिकल में बढ़ेगी, तो फिर सड़कें भी वहां पर ज्यादा चौड़ी हमें करनी पड़ेंगी। उस चीज का सरकार ने अभी संज्ञान लिया। ये दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस समय योगी सरकार की तरफ से हमें यहां पर दिखता है। हरनाम जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटीज की बात होती है, खासतौर से 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ये बात हो रही थी। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि हमारे स्मार्ट विलेज होने चाहिए।
ये बात विपक्ष की तरफ से भी कही गई। अगर नीचे से शुरू होता तो शायद वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती थी। आपको लगता है कि इस बजट में कहीं ऐसी कोई गुंजाइश, क्योंकि ग्रामीण विकास अपनी जगह है लेकिन स्मार्ट विलेज एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं, तो केवल सिटीज को स्मार्ट करने से बात नहीं बनेगी। आपको गांव की तरफ मूव करना पड़ेगा। यदि हमारे जो रूरल एरिया है अनडेवलप्ड रह गए और वो अनडेवलप्ड रहेंगे तो केवल शहरों का डेवलपमेंट करके आप उस टारगेट को नहीं अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट विलेज पे काम करने की जरूरत है कि गांव की तरफ जो रिसोर्सेज है, जैसे इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, उधर ही प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज भी लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा लॉजिस्टिक मेंटेन हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है कि रूरल इंडस्ट्रीज सेटअप ज्यादा बढ़े, और इसके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी अंजनी पांडे जी ने हाउसेस की बात कही है, तो ईज ऑफ लिविंग यानी सबके पास हाउसिंग फॉर ऑल पे फोकस हो। जो रूरल इंडिया है उस पे यदि ये बजट फोकस करता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए हम लोग अभी बजट का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अंजनी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, सरकार का पूंजीगत लगभग 75% हिस्सा इसी दिशा में जा रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो हमारे रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन जगहों का भी एक ऐसा विकास होगा, क्योंकि वहां प्राधिकरण नहीं है, और ऐसे में अगर कोई रियल एस्टेट सेक्टर वहां पहुंचता है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर, तो बड़ी एक आगे चल करके दिक्कत परेशानी हो जाती है। फिर सरकार ही जब सरकार की नजर जाती है तो उससे अलग तरीके की एक समस्या खड़ी होती है। आपको लगता है कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं शायद उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज केंद्रीय बजट आ रहा है, 11 को वापस उत्तर प्रदेश का भी बजट आ जाएगा। शेखर जी, जैसे आपको जानकारी होगी, जहां प्राधिकरण नहीं है तो वहां आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास के माध्यम से हमें टाउनशिप के लाइसेंस मिलते हैं। तो जो एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है उसके लिए सरकार में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर इनको टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी काम करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उनके लिए भी आवास विकास के माध्यम से आप अपने नक्शे पास करा के वहां विकास के कार्य कर सकते हैं। जहां तक ईज ऑफ लिविंग की बात हुई, किसी भी सरकार में अगर आप देखिए, जैसे पिछले 5-10 सालों में उत्तर प्रदेश में रोड नेटवर्क पे काफी काम हुए हैं। 10 से 11 अपने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ये अलग अलग शहरों से कनेक्ट होके जा रहे हैं। तो अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी और पावर सप्लाई रेगुलर रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहेगा, तो मुझे लगता है एक सस्टेनेबल और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हमको प्रदेश के हर शहर में देखने को मिलेगा, और ये मिल भी रहा है। जैसे आपने देखा है कि अभी गंगा एक्सप्रेस पे बन रहा है, तो उससे सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वहां पर व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट जिनको हम बोलते हैं, वो बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ी है और व्यापार की संभावनाएं भी इसमें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत का ये अगला बजट सामने रखे जाने की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। और इस समय बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि संसद में पहले अब इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी कैबिनेट की बैठक में पहुंच चुके हैं। ये इस समय की ताज़ा अपडेट है। अगले आधे घंटे ये बैठक चलेगी, उस पर मोहर लगाई जाएगी, सारी चीज़ों को समझा जाएगा, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा, कैबिनेट को ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा वित्त मंत्री की ओर से। कुछ इसमें बड़े रोचक प्रसंग भी होते हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री अक्सर शेर व शायरी के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के साथ में इंटरेस्टिंग बनाने के लिहाज से इस बजट को देश के सामने रखते हैं, ताकि उसमें कुछ ऐसा भी हो जो थोड़ा सा चुटीला लगे। वरना आंकड़ों की नीरसता अक्सर हरनाम जी जैसे लोगों को सुकून देती है, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा बोर करती है। हरनाम जी, आंकड़ों के साथ साथ और किन चीजों पर नजर होनी चाहिए, खास तौर से सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ कर के और अपनी चीजों को इस तरह से देश के सामने रखने की कोशिश कर रही है जिसमें हमारी जीडीपी की जो निरंतरता है वो बनी रहे,
देखिए, अभी जो ये सरकार काम कर रही है उसका एक स्लोगन कह रहे हैं, या जैसे कहिए आप कि विरासत के साथ विकास। आप देख रहे हैं दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है प्लेस बेस्ड इकोनॉमी और दूसरी है सिटी बेस्ड इकोनॉमी। तो अब प्लेस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ, जैसे यूपी में आपने अभी बात किया था, तो अयोध्या का हो, काशी का हो, तो ऐसे डेवलपमेंट से जो फुटफॉल बढ़ रहे हैं, अधिकतर आप देखेंगे कि पहले बाहर लोग जाते थे, अब जो भ्रमण का मामला है, कहीं पे डेस्टिनेशन की बात है, तो ऐसे प्लेसेस पे जाना भी लोग पसंद करते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सिस्टम है वो ऐसे प्लेस को डेवलप कर रही है जिससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रही है। और यूपी की बजट का भी, तो यूपी भी इस टुवर्ड्स मूव कर रहा है, जिससे कि जो लोकल इकोनॉमी है, जैसे यूपी ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही है, या जो लोकल प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसकी ब्रांडिंग की बात हो रही है, इन सब चीजों के ऊपर बजट में क्या एलोकेशन है। अभी जैसे नया वी राम जी आया, विकसित भारत के लिए मनरेगा को रिफॉर्म किया, तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। इन योजनाओं को यदि एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन है, डाटा तो केवल एक ऐसा सिस्टम दिखाता है, ट्रेंड दिखाता है, और डाटा में उलझने का मामला नहीं है। उनको एग्जीक्यूशन का मामला है। जो भी स्कीम आ रही है उनका इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है, इससे इंपैक्ट पड़ता है, और वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही देश को, प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है। बिल्कुल। अंजनी जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर हमारे देश में, चूंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है, कितना स्कोप आप देखते हैं और कितना स्कोप बढ़ सकता है अगर कुछ ऐसे प्रावधान हो बजट में जिससे हमारे युवाओं को मौका मिले? देखिए, जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर की बात है तो खेती के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमको लगता है रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ही देता है इस देश को। अभी रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का अगर दर्जा मिल जाए तो इसमें और हम स्किल डेवलपमेंट के स्कोप को बढ़ा सकते हैं। और रियल एस्टेट में एज पर कोई बहुत ज्यादा भारत में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो रियल एस्टेट के लिए अगर हम कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलें जो कैसे रियल एस्टेट काम करता है, उसकी सेल्स कैसे होती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे किसी प्रोडक्ट को कंसीव करते हैं, तो इस क्षेत्र में काफी स्किल डेवलपमेंट का भी स्कोप है और इस क्षेत्र में युवाओं को आने का भी स्कोप है। देखिए, जैसे जैसे देश का विकास होता है, क्योंकि हरनाम जी हैं ज्यादा मुझे आपको ब्रीफ करेंगे, जैसे जैसे देश का विकास होता है तो प्रोफेशनल्स की जरूरत देश में बढ़ती है। डेवलपमेंट के साथ वी नीड मोर प्रोफेशनल्स। तो चाहे वो आर्किटेक्चर की फील्ड हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड हो, चाहे अर्बन प्लानिंग की फील्ड हो, चाहे रियल एस्टेट से, जैसे जो रेरा अथॉरिटी आई है तो रेरा में जो एडवोकेट्स जाते हैं जो रियल एस्टेट के लिए स्पेशली ट्रेंड हो, तो ऐसे बहुत से रियल एस्टेट में सेक्टर्स है जहां पर एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं और जहां पर युवा अगर चाहें तो वो आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पर ही एक ऐसा फील्ड जहां पर आदमी अगर ट्रेंड नहीं भी हो लेकिन उसके बाद भी इस इंडस्ट्री के अनुभव को लेकर वो एक यहाँ अच्छा कैरियर बना सकता है। क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत का मिशन है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बेस्ड ही है। तो एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं हैं और ट्रेंड लोगों की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो रियल एस्टेट क्योंकि ग्रो हो रहा है, टीयर 1 सिटीज में ऑलरेडी हम लोग हाई राइज देखते हैं, नोएडा दिल्ली में, अब वो हाई राइज का कल्चर टीयर 2 और टीयर 3 में भी हो रहा है। अगर आप शहीद पथ पे चलें या किसान पथ पे लखनऊ में चलें तो आप देखेंगे दोनों तरफ हमें हाई राइज ही मिलते हैं। हाई राइज की डिमांड हो रही है। जैसे भी हरनाम जी ने बोला ईज ऑफ लिविंग, तो ईज ऑफ लिविंग आज के टाइम में इंडिपेंडेंट हाउस या बंगलों से ज्यादा हमको हाई राइज में मिलती है, क्योंकि एवरीथिंग इज एट वन प्लेस, सबका एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होती है। बटन दबाइए, बिजली बटन दबाइए, पानी बटन दबाइए, RW व्यवस्थाएं रहती हैं। तो ईज ऑफ लिविंग हाई राइज में ज्यादा आ रही हैं। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी जब हाई राइज कल्चर आएगा तो ऑटोमेटिक है कि वहां पर व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उन शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो रियल एस्टेट में निसंदेह एक अच्छा पोटेंशियल है जिसको अभी तक हम रियलाइज नहीं कर पाए हैं युवाओं के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी जी अपना वक्त हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने समझा अंजनी जी से कि किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर से उम्मीदें हैं और खासतौर से जो रोजगार का एक मसला सबके सामने रहता है वो कितना यहां पर इस सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में हमें बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप दृश्य देख रहे हैं दही चीनी खिलाती हुई राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण को। आप सबकी जानकारी में आएगा।
जिस तरह से हमारे देश में ये परंपराओं का हिस्सा है, और आप ये देखिए कि बजट खासतौर से जो घर गृहस्थी होती है उसको सबसे अच्छा अगर कोई चलाता है तो हमारे देश में, हमारे आपके घर परिवार में महिलाएं तनख्वाह ले जाकर के उनको दे दीजिए और फिर भूल जाइए कि आपको किस तरीके से घर में क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे चलनी है, इस सारा सरदर्द उनका है। लेकिन जो तारीख उनकी तय है उस तारीख को उनको पैसा मिल जाना चाहिए, और कितना व्यवस्थित हो सकता है ये हमारे घर की महिलाएं हमें सिखाती आई हैं। हरनाम जी, वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करेंगी। ये एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से देश में एक विजन रखा नरेंद्र मोदी ने, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ते हुए शायद इससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि चाहे वो घर की बात हो या देश की, बजट संभालना महिलाओं को आता है। जी अवश्य, बजट के मामले में तो जो आप हाउस मेकर्स की बात कर रहे हैं तो उनको इसीलिए हाउस मेकर कहा जा रहा है कि जितना भी आप बजट देते हैं उसमें बहुत परफेक्टली वो उसको चलाती हैं। अभी जो रोजगार की बात हो रही है तो इस गवर्नमेंट ने पहली बार MSD यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप किया, और उसके माध्यम से NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, और हर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल है। वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्टर हो, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन का मामला हो, तो उस स्पेसिफिक सेक्टर का एक रिसर्च गैप बनाया कि उसमें क्या गैप क्या है, और उसको फिल करने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल NSDC के साथ मिलकर के यूथ को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग विषय देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस बजट से किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्या देश को चाहिए। बिल्कुल हरनाम जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो स्किल डेवलपमेंट से लेकर के जैसे मैन्युफैक्चरिंग का एक हब इस समय चाइना बना हुआ है, वैसे ही ट्रेंड वर्क फोर्स का एक हब भारत बने, इसके लिए MSD और NSDC जितने सेक्टर स्किल काउंसिल है वो उस पर स्किल्ड वर्कर्स तैयार करने के लिए एक स्किल्ड टाइम होगा जबकि निर्मला जी जो है बजट पेश करेंगी। आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक ऐतिहासिक बजट होगा और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। तो इस पे स्किल डेवलपमेंट पे क्या बजट एलोकेट हो रहा है, उसमें बजट भी बढ़ना चाहिए, और जो ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा। जैसे अप्रेंटिसशिप की बात है, पिछले बजट में भी बात हुई थी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें यूथ को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की मौके मिलेंगे। तो इस बार भी अप्रेंटिसशिप का है, ट्रेनिंग का मामला है, इनोवेशन है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जो स्टार्टअप है, सीड फंडिंग की बात है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोविजन करती है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बिल्कुल हरनाम जी, और मुझे लगता है कि सरकार को जो स्किल डेवलपमेंट खास तौर से जिस तरीके से सरकार कर रही है, हमारे यहाँ ट्रेंड लोगों की जरूरत है, उसमें एक ऐसा प्लान भी रखना चाहिए कि जो सेंटर्स खुल रहे हैं और जिन्होंने सरकार की योजना को पलीता लगाया है, मतलब बहुत सारा अपने यहां दिखा दिया कि हमने इतना ट्रेंड किया, ऐसे किया, वैसे किया, और मोटा पैसा लेकर के सरकार से किनारे होकर के अब बैठ गए हैं। शायद ये रिकवरी की भी एक हमें लगता है कि मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक निगेटिव चीज भी है। हमारे देश में सरकार योजना लाती है अच्छे के लिए, लेकिन उसमें जो शातिर हैं और बड़े खिलाड़ी हैं, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि कई उसमें रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जिनको इस स्कीम के बारे में पता था या उनको पता चला, और उन्होंने सारे लूप होल्स देखने के बाद ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि कम से कम आप ये मान लीजिए कि 2014-15 जब ये स्कीम शुरू हुई, अगले 5-7 साल में करोड़ों रुपया एक ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के जमा हो गया जिसने हकीकत में किसी को ट्रेंड ही नहीं किया, केवल उसने मलाई काटी है।
जी, एकदम आप सही बात कर रहे हैं। अपने वहां देश में आईटीआई से लेकर बहुत पहले से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बट उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, एम्प्लॉयमेंट में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उस पर कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं हो पाती है। इसलिए जो एग्जीक्यूशन का मामला, जितने ट्रेनिंग सेंटर है, उस पर परफॉर्मेंस बेस्ड भी होना चाहिए कि वो वहां से जो निकल रहा है यूथ, वो क्या काम कर रहा है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक वो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट नहीं करता है, ऐसा जो स्किल सीख रहा है उसको स्वरोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रोजगार उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि नहीं होगा तो ये लूज पोल है। क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स बनाती है वो तो बेनिफिट्स के लिए बनाती है, वो आम पब्लिक के लिए बनाती है। बट अब इसमें जो आप ये विषय उठा रहे हैं, तो ऐसे कनिंगनेस टाइप में भी लोग हैं कि जो स्कीम्स को ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो गवर्नमेंट की मंशा होती है उस मंशा के अनुरूप नहीं हो पाता है। तो इस मामले में भी अपने को ये सावधानियों के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का भी एक सिस्टम बनना ही चाहिए। हरनाम जी, ये भी एक महत्वपूर्ण